हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्टू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। पहला ही प्रश्न आपका दिया गया है, जिस तरह 112 448 से संबंधित है उसी तरह बताना है 221 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, हमें बताना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का जो अप्रोच होता है, हम ये देखते हैं कि जो दो पेयर की संख्याएं हैं वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। जैसे यहाँ पे दो पेयर की संख्याएं 112 और 448 है, ये कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग 221 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे 112 और 448 को, तो ये 4 गुना के आसपास है। अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 112 में तो कितना आ जाएगा, 4 दूना कितना आ गया, 8 आ गया, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया ना 448। सेम 221 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। 4 हो गया, 8 हो गया, और कितना आ गया, 8 आ गया, हो गया। तो 884 किसी ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है, यानी कि इस तरीके से इसका आंसर नहीं आ रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग देखिएगा, जैसे 112 है ना, तो 112 के डिजिट क्या दिए गए हैं, 112, तो 1 + 1 + 2 कर लेते हैं तो कितना आ गया, 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 112 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 448 आ जाएगा। सेम 221 के डिजिट का सम कर लेंगे, 2 + 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 का अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, यानी 1105 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और 1105 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन है कि 7, 10, 14, तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 25 और 32। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले ना, तो आप लोग दो बातें विशेष ध्यान दीजिए, और इन दो बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको उस सीरीज में करना क्या है, और कुछ भी नहीं करना है। दो बातें पहले आपको ध्यान देना है। पहली बात ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, यानी बढ़ते क्रम में है, या डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। तो इस सीरीज की बात करें तो यह असेंडिंग क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है। 7 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 14, 14 के बाद बड़ी संख्या है, उसके बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद बड़ी संख्या 32 है। यानी ये सीरीज क्या है, तो बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और किसी भी दो संख्या के बीच डिफरेंस देखेंगे ना तो 20 से कम है। जब ये दो चीज़ें होती हैं ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्लस होता है। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और दो किसी भी संख्याओं के बीच डिफरेंस 20 से कम होता है, जैसे 25 और 32 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। 20 से कम डिफरेंस है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्लस आपका ऐड होता है। ठीक है, तो सिंपली देख लेते हैं क्या ऐड हो रहा है। 7 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, अगर +3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 10 में क्या ऐड करें, +4 ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और 14 में क्या ऐड करें, अब देखिए 3 के बाद मैंने 4 ऐड किया, तो 4 के बाद क्या ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे। ठीक है, 7 3 10, 4 14, और 14 5 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 19 में क्या ऐड किया जाएगा कि 25 आ जाएगा, +6 ऐड कर देंगे। और 25 में क्या ऐड करेंगे, +7 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि पहले 3 ऐड हो रहा है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी हर बार एक बड़ी संख्या ऐड हो रही है। और अगली बार उसी तरह 6 और 7। तो जब 14 में हम 5 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और 19 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शनों में से एक हमको विषम बताना है कि विषम इनमें से कौन सा है। ठीक है, अगर ध्यान से ऑप्शन ए को देखने के प्रयास करेंगे और ऑप्शन बी को और सी को और डी को, तो आप देख पा रहे होंगे नंबर दिया है और एक अल्फ़ाबेट दिया है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो डब्ल्यू अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू 23 होता है। ठीक है, अच्छी बात है, डब्ल्यू अल्फ़ाबेट है, उसके बगल में उसका प्लेस वैल्यू 23 दिया है।
उसी तरह एल अल्फ़ाबेट है, उसका प्लेस वैल्यू 12 होता है, उसके बगल में दिया है। सेम उसी तरह क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, उसके बगल में दिया है। लेकिन ऑप्शन बी में आई का प्लेस वैल्यू 10 नहीं होता, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो आई के बगल में 9 होना चाहिए, न कि 10 होना चाहिए। तो हमारा विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कूट भाषा में यदि काइट को 10 81 94 लिखा जाता है तो टीयर को कैसे लिखा जाएगा? मैं हर वीडियो में इस तरह का एक प्रश्न रखता हूं और हमेशा एक ही बात बोलता हूं। अगर आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आसानी से इस प्रश्न को कर जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी अगर आपको अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। चुपचाप आप लोग प्लेस वैल्यू सिंपली लिखिए और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो पता चलेगा कि प्लेस वैल्यू का या तो सम हो रहा होगा, या तो प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट कोड किया गया होगा, या तो प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस करके लिखा गया होगा। सिंपली यही होता है और इस तरह का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी भी पूछती है एक प्रश्न, रेलवे भी पूछता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया गया हो तो वहाँ कुछ नहीं होता, प्लेस वैल्यू का गेम होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए काइट है, लिख करके मैं समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ओरली करना है। काइट की बात करें तो काइट का मैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। के का 11, आई का 9, टी का 20, ई का 5। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो 11, 9, 20, 5 है, लेकिन वहाँ 10, 8 और 19, 4 है। तो अगर 11 में से एक कम कर दे तो ऊपर 10, 9 में से एक कम कर दे ऊपर 8, 20 में से एक कम कर दे ऊपर 19 और 5 में से एक कम कर देंगे तो ऊपर 4। यानी अब आ गया कि नहीं? 10, 8, 19, 4 आ गया कि नहीं ऊपर वाला? यानी हुआ क्या कि काइट के प्लेस वैल्यू में से एक एक माइनस करके इसको कोड किया गया है। तो सेम टीयर में भी कर लेते हैं। अब देखिए मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम में आपको करना है। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है तो 20 में से एक कम कर लेंगे, 19 हो जाएगा। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में से एक कम कर लेंगे, 4 हो जाएगा। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 में से एक कम करेंगे, 0 आ जाएगा। और आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 में से एक कम करेंगे तो 17 आएगा। किस ऑप्शन में 1940 17 दिया है? तो ऑप्शन बी में 1940 17 दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में एक लुप्त संख्या, लुप्त क्वेश्चन मार्क दिया गया है। लुप्त संख्या एक जगह है, हमको बताना है वहाँ पे कौन सी संख्या है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न अगर आपको पूछा जाए आपसे तो सिंपली होता क्या है, या तो हम इसको रो में सॉल्व करेंगे या तो कॉलम में सॉल्व करेंगे, यही तो करेंगे ना। और रो या कॉलम में उधर ही हम सॉल्व करते हैं जिधर बड़ी संख्या होती है। लेकिन इसमें आप रो में भी देखेंगे या कॉलम में ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे तो किधर भी साइड बड़ी संख्या नहीं दी है। इसका मतलब जब भी अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि किधर भी बड़ी संख्या नहीं है ना, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, आप लोग क्या करिए, रो में संख्याओं को ऐड करके देख लीजिए कि उनका सम कितना आ रहा है। 3 + 6 + 8 बराबर कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। सेकेंड रो का क्या है? 5 + 8 + 4, 8 × 5 = 13 और 13 × 4 = 17। आप देख पा रहे होंगे कि पहले रो का भी पहले रो में भी हमने देखा कि 3 + 6 + 8 का सम, संख्याओं का सम 17 आ रहा है। दूसरे रो में भी 17 आ रहा है। तो तीसरे रो यानी 4 + 7 + क्वेश्चन मार्क का भी सम क्या आना चाहिए? आपका आना चाहिए ना 17। तो आना बिल्कुल चाहिए। 11 4 7 4 11 हो गया और 11 में से इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 रहेगा तो ये सम 17 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 6। 6 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर तक चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। डायरेक्शन का प्रश्न दिया है, सिंपल सा प्रश्न है। आपको एक बात तो पता होना चाहिए और पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। अब जैसा जैसा प्रश्न में बोले हैं ना, वैसा वैसा हम लोग डायग्राम बनाएंगे और फिर अपना आंसर लाएंगे। अखिल जी हैं पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलें, चला देते हैं। यहाँ से चलना शुरू किए 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, क्योंकि पूरब यही है ना, तो मैंने पूरब की तरफ चलाया 2 किलोमीटर।
फिर वह बाएं मुड़ जाते हैं, इनको मैं बाएं मुड़ा देता हूं और पुनः 2 किलोमीटर चलते हैं। 2 किलोमीटर चला दिए, कोई बात नहीं। पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। यहाँ से अब प्रारंभिक स्थिति ये था, यहाँ पे किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, यही डायरेक्शन बताना है। अब देखिए ध्यान से, ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पूर्व में चले थे और पूर्व से ऊपर गए थे, ऊपर यहाँ पे आ गए थे, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह कमीज परिधान से संबंधित है उसी तरह आलू क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, हमें बताना है। सेम 1 नंबर का सवाल है, अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आपका नंबर दिया गया था, संख्याएं दी गई थी और यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। ठीक है, कई दफ़ा आपको अल्फ़ाबेट दे देता है, अल्फ़ाबेट पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट दे देगा और पूछेगा, लेकिन करने का सेम तरीका होता है। हम 2 पेयर की संख्याओं को देखते हैं कि वो कैसे संबंधित हैं, उनके बीच में क्या संबंध बन रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग क्वेश्चन मार्क और गिवन शब्द या नंबर में लगा करके अपना आंसर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है कमीज परिधान। परिधान का मतलब वस्त्र होता है, थोड़ा सा हिंदी स्टैंडर्ड यूज किया गया है। परिधान का मतलब वस्त्र होता है। तो कमीज क्या होता है, कमीज एक वस्त्र ही तो होता है ना, एक वस्त्र होता है। उसी तरह आलू क्या होता है, तो आलू एक सब्जी ही तो होता है ना। आलू क्या होता है, सब्जी होता है। तो आलू सब्जी होता है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे सिंपली सब्जी आ जाएगा और सब्जी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिस तरह कमीज एक वस्त्र होता है, परिधान होता है, उसी तरह आलू एक सब्जी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। बेहद ही बढ़िया प्रश्न है। एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल सा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी नॉर्मल वर्ष से किसी अगले नॉर्मल वर्ष के सेम दिन पर जाते हैं तो जो डे होता है ना, 1 दिन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी 15 अक्टूबर को किसी सामान्य वर्ष से किसी अगले सामान्य वर्ष में 15 अक्टूबर को ही जाता हूं, तो अगर इस 15 अक्टूबर को सोमवार था तो अगले साल वाले 15 अक्टूबर को मंगलवार हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी लीप ईयर हो जाएगा तो आपका 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी मंगल बुधवार हो जाएगा। यही कंसेप्ट लगा है और कुछ नहीं। अब देखिए, 15 नवंबर 2018 से हम जब 15 नवंबर 2019 को जाएंगे तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ गुरुवार था तो गुरुवार तो क्या बन जाएगा, शुक्रवार बन जाएगा। 2019 में आएंगे तो हमारा शुक्रवार आ गया। अब देखिए 2020 में जब चलेंगे ना तो 2020 लीप ईयर होता है, 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ 2 दिन बढ़ जाएगा। तो जब 15 नवंबर 2019 से 2020 पे 15 नवंबर में आएंगे ना तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो इसमें 2 दिन ऐड कर देते हैं तो शुक्र शनिचर इतवार, यानी कि यहाँ रविवार आ जाएगा 15 नवंबर 2020 को, रविवार। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 15 नवंबर 2021। अब पुनः 15 नवंबर 2021 को चलेंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो 1 दिन बढ़ेगा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो रविवार प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, सोमवार। यानी 15 नवंबर 2021 को क्या आएगा, सोमवार आएगा। और सोमवार किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, आम है, फल है, केला है। ठीक है, इन तीनों शब्दों को कौन सा डायग्राम ऑप्शन का अच्छे तरीके से निर्दिष्ट करता है, हमें बताना है। ठीक है, तो अगर आम और फल की बात करें तो क्या आम और फल में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल है, आम एक फल होता है। केला और फल में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल है, केला एक फल होता है। और आम और केला में कोई संबंध है क्या, कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों एक फल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया कि फल के अंदर ही दोनों आएंगे। तो मैंने ये बड़ा वाला एक फल बना लिया और इसी के अंदर आपका यहाँ पे मैंगो आम हो गया और यहाँ पे बनाना, बी से बनाना आ गया। क्या आ गया, बी से बनाना आ गया। ये मैंगो हो गया और आपका बी से बनाना केला। अब दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए मैं इनको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। बड़ा वाला सर्कल फल को डिनोट करता है, एक बीच वाला फल आम को, और दूसरा बीच वाला आपका केला को डिनोट करता है। ठीक है, बनाना केला को डिनोट करता है। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा इन 3 शब्दों के लिए, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। सिंपल सी बात पूछी जा रही है ना कि जो मोनोपोलिस्टिक शब्द दिया गया है ना, इसके अल्फाबेट का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। एम ओ 3 बार ओ यूज किया गया, 3 बार ओ है क्या? बिल्कुल है, ओ 3 बार है, लेकिन 2 बार यम नहीं है, केवल एक ही बार मोनोपोलिस्टिक में यम है, इसमें 2 बार यूज किया गया है, तो ऑप्शन ए बनेगा नहीं। रेंडमली चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लाइंस नहीं चेक करेंगे। देखिए लूप बन सकता है क्या? डबल ओ है लेकिन डबल पी नहीं है, डबल पी नहीं है ना, एक ही पी है, ए भी नहीं बन सकता है। डी बन सकता है क्या? लिस्टिक, LIS बन सकता है, LISTIC, यहाँ से पूरा यही उठा के रख दिया गया है, यानी ऑप्शन डी बन सकता है। बी बनेगा क्या? बी भी चेक कर लेते हैं। बी एच इसमें दिया है, लास्ट में एच इसमें मोनोपोलिस्टिक में है, नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता है। तो बनाया जा सकता है पूछा था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही करें। एक समीकरण दिया गया है और पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में का कौन सा साइन आपस में इंटरचेंज किया जाएगा कि ये गिवन समीकरण क्या होगा? संतुष्ट होगा। देखिए इसको जनरली करने का तरीका क्या होता है कि आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए चेक करिए, बी चेक करिए, सी चेक करिए और डी चेक करिए, और चेक करिए जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं होता है इसको विशेषता करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सरल करने का प्रयास करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी ऐसा अगर आपको प्रश्न मिले ना, तो आप लोग ये देखिए कि कहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, अब देखिए 15 डिवीजन 7 है, तो क्या डिवीजन 15 डिवीजन है तो यानी 15 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इतना तो क्लियर है कि जो डिवीजन है ना वो इंटरचेंज जरूर होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि डिवीजन इसमें नहीं है, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये देखिए कि कौन सी संख्या किससे कट सकती है। अब देखिए, आप यहां देखिए, या तो गुणे चेंज होगा, किससे? डिवीजन से चेंज होगा, ऑप्शन बी हो सकता है, या तो ऑप्शन सी हो सकता है। किससे सी हो सकता है आपका? कि यहाँ पे डिवीजन और प्लस चेंज हो। तो हम लोग क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ जब डिवीजन को चेंज करेंगे, यहाँ पे डिवीजन को लाएंगे और यहाँ कर लेंगे, भाग्य को कर लेंगे, तो भी तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ रेशियो में आ जाएगा। रेशियो में आपका आ जाएगा ना, रेशियो का मतलब हो गया कि अनुपात में आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर डिवीजन यहाँ गुणे की जगह कर देंगे तो ये 5/15 आ जाएगा ना, तो इसलिए बी भी नहीं हो सकता है, केवल हमारा ऑप्शन सी ही पॉसिबिलिटी बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बी रख के चेक करिए, बी जब यहाँ गुणे की जगह डिवीजन करेंगे तो ये 5/15 1/5 आ जाएगा ना, तो फिर तो ये पॉइंट में आने लगेगा ना पूरा रिजल्ट। जबकि हमको इक्वल टू में 77 देना है, तो हमारा ऑप्शन एक ही दे सकता है, सी दे सकता है। अब सी को संतुष्टि के लिए हम चेक करके देख लेते हैं। 5 हो गया, इंटू हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? डिवीजन चेंज करना था और प्लस चेंज करना था ना, तो प्लस हो गया, 7 हो गया, माइनस हो गया, 20 हो गया, डिवीजन हो गया, 4 हो गया, बराबर 77। 4 से 5 बार में कट गया, 15 × 5 = 75 हो गया, 75 + 7 और -5 हो गया, ठीक है। तो 75 और 7 82, और 82 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। और 77 बराबर 77 दिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है कुछ पार्क वृत्त हैं। सिलॉक्स का प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और एक प्रश्न बनता ही है। जिस भी एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और स्टेट एग्जाम हो, एक प्रश्न पूछा ही जाता है। करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हम लोग जो कथन दिया गया है, कथन से एक डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। दिया गया है कुछ पार्क वृत्त हैं, बना लेते हैं। कुछ पार्क पी से पार्क करते हैं, वृत्त है, वृत्त यानी सर्कल है। और बोला है कुछ वृत्त चौराहे हैं। कुछ जो सर्कल है यानी वृत्त है, चौराहे हैं। चौराहे को मैं चौ से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब दिया क्या है, क्या आपका दिया गया है, निष्कर्ष क्या है पहला कि सभी चौराहे वृत्त हैं। सभी चौराहे वृत्त है नहीं भैया, कुछ चौराहे वृत्त है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है सभी चौराहे पार्क है, सभी चौराहे पार्क है, ये भी नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 सही नहीं है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुसार सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।